आप सबको मेरा नमस्कार। दिल्ली पुलिस में एक एएसआई थे, उनका नाम था शंभू दयाल जी। 4 जनवरी को उनको एक केस पे भेजा गया। हुआ ये कि एक महिला थाने में आई और उसने कंप्लेन की कि उनके हस्बैंड का किसी ने मोबाइल छीन लिया है। वहां के थानाध्यक्ष ने शंभू दयाल जी को, जो एएसआई थे वहीं पे, उनको कहा उनके साथ महिला के साथ जाने के लिए। वो महिला के साथ गए। अपने इलाके में पहुंच के महिला ने बताया कि वो सामने जो शख्स है उसने मोबाइल फोन छीना है। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। शंभू दयाल जी ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले जाने लगे। जब वो थाने ले जाने रहे थे तो उस शख्स ने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और कई बार शंभू दयाल जी के ऊपर चाकू से वार किया। शंभू दयाल जी को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे उनकी मौत हो गई। आज ऐसे बहुत कम ऑफिसर देखने को मिलते हैं जो कि हमारी और जनता की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। शंभू दयाल जी जैसे शख्स के ऊपर हमें गर्व है, पूरे देश को गर्व है, पूरी दिल्ली को गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसे वीर पुरुष देश के लिए भी एसेट हैं और उनके परिवार के तो वो बहुत प्यारे थे ही। लेकिन ऐसे मौके पे उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शंभू दयाल जी को की आत्मा को शांति दें और उनके पूरे परिवार को और उनके चाहने वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति। एक तरफ देश को जोड़ने वाली ताकतें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर एक तबके को पहुंचाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक वैभव को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य हो रहा है। भारत को आतंकवाद से मुक्त, नक्सलवाद से मुक्त और किसी भी प्रकार की राजकता से मुक्त करने का कार्य हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तोड़ने वाले लोग भी कम नहीं कर रहे हैं। तोड़ने के लिए भी षड्यंत्र हो रहे हैं। वे जाति के नाम पे तोड़ेंगे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर तोड़ेंगे, दुष्प्रचार करके गुमराह करेंगे, भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। हम सबको उनसे सावधान रहना होगा। और जो कालखंड में एक संदेश दिया था श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने, जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो। हम फॉलोअप का एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। जिन्हें प्रस्ताव पोर्टल में प्रस्तुत किया है उसे मूर्त रूप देने के लिए तत्काल हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको किस क्षेत्र में निवेश के लिए क्या क्या सहयोग चाहिए वो सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी उनके द्वारा वांछनीय सहयोग मध्य प्रदेश शासन और संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। उसका पूरा मैकेनिज्म हम बनाएंगे। और 1-to-1 मीटिंग में भी बहुत आए मेरे पास। मैंने कहा कि हाथ बहुत मिलाए, हाथ नहीं मिलाए, दिल भी मिलाए। और इसलिए इनके जो ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें जो सहयोग चाहा उस पर भी तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। चिन्हित इन्वेस्टमेंट पे हम एक फॉलोअप के लिए एक अधिकारी भी लगा देंगे पीछे, उनकी सारी चीजों को वो फॉलोअप करेगा। मेरे मित्रों, ये इन्वेस्टमेंट का समिट का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन पूरे विश्वास के साथ हो रहा है। ये सही कहा कि मध्य प्रदेश रनवे पे तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस समिट के बाद हम टेक ऑफ कर रहे हैं अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए। एक बार मैं फिर आप जो पधारे 84 देशों से सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे इन्वेस्टर मित्रों का स्वागत करता हूं। देश से, मध्य प्रदेश से जो इन्वेस्टर पधारे और जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और मध्य प्रदेश पर विश्वास जताया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इस विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश की धरती पर हम निराश नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। यह हम सब के लिए प्रसन्नता का क्षण है कि देश
कि सांस्कृतिक राजधानी काशी कल से एक नए युग की ओर भी प्रस्थान करने जा रही है। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 3 वर्ष पूर्व जब वाटरवे के रूप में हल्दिया काशी के बीच में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, यह कार्यक्रम यहां पे चल रहा था, लेकिन पहली बार है जब कोई इतना बड़ा क्रूज 51-52 दिनों की अपनी यात्रा के साथ 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के लिए काशी से कल प्रारंभ होगा। यह न केवल एक नए युग की शुरुआत है, जल मार्ग के साथ न केवल यात्री सेवा को बल्कि हम लोग अब कार्गो सेवा भी यहां से आसानी से प्रारंभ कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश जैसे देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए, जो अब तक एक चैलेंज था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, आर्थिक विकास की जो संभावनाएं हमारे पास होनी चाहिए थी एक्सपोर्ट के मामले में, उसका जो लाभ हम नहीं ले पाते थे, पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने के लिए काशी हल्दिया के बीच में जोड़ने के लिए जलमार्ग प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनकी कृपा से उपलब्ध हो चुका है। और यह एक नई शुरुआत काशी और उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश में ईज स्टार्टिंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में हमने एक बड़ा निर्णय लिया है। और वो बड़ा निर्णय यह है कि हमारे चिन्हित अधिसूचित क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हो और चाहे हमारे एमएसएमई हो, मैं ये कह रहा हूं कि उद्योगपतियों को जमीन मिल गई तो उद्योग लगाने के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं। क्लियरेंस के लिए घूमते रहो कई दिन तक। आपको इंडस्ट्रियल स्टेट में जगह मिल गई, एमएसएमई की जगह मिल गई, तो कोई अनुमति नहीं लेनी, काम शुरू करो। अरे इन्वेस्टर पर भी भरोसा करो भाई, वो जमीन उठा के थोड़ी ले जाएंगे कोई। अब इसकी क्लियरेंस, अब उसकी क्लियरेंस में ही क्लियर हो जाता है मामला कई बार। अब अटकने नहीं देंगे, भटकने भी नहीं देंगे। ये लगाओ, जो नियम प्रक्रिया खुद ही पालन करो। आप पर भरोसा पूरा। और इतना ही नहीं, जो डीम्ड स्वीकृतियां के कंप्लायंस है, उनके संबंध में भी उद्योग की स्थापना से लेकर 3 साल तक कोई भी सक्षम अधिकारी उद्योगों का निरीक्षण नहीं करेगा। कोई चेक नहीं जी, पूरा भरोसा आप पे। आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, लगाइए, अनुमति की जरूरत नहीं है और कोई निरीक्षण परीक्षण की भी जरूरत नहीं है। नियम और प्रक्रियाओं का आप पालन कीजिए। मामा को आप पे पूरा विश्वास है। आइए, हमारे स्टार्टअप्स पे भी आज सत्र हुआ। कई बार पूंजी कम है और कम पूंजी में आप जमीन भी खरीद लो, आप बिल्डिंग भी बना दो, तो फिर मशीनरी के लिए पैसा कहां से लाओ? और इसलिए हर एक को जमीन क्यों खरीदनी पड़े, हर एक को बिल्डिंग क्यों बनानी पड़े? इसलिए हम गारमेंट सहित आईटी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर में तो प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी दे रहे थे, लेकिन गारमेंट सहित बाकी क्षेत्र में भी हम प्लग एंड प्ले की सुविधा विकसित करेंगे। और वो सरकारी सेक्टर में भी करेंगे और प्राइवेट सेक्टर भी आना चाहे तो उसका भी स्वागत करेंगे, ताकि मेरे बच्चों को बड़ी पूंजी ना लगाना पड़े। बना बनाया अगर स्थान उसको मिल जाए तो अपनी मशीन लगाए और काम प्रारंभ कर दे। ये प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। और दूसरी चीज,
मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। कई तरह की कठिनाई आती है, उन कठिनाइयों को अगर आए तो हर कठिनाई के लिए लोग भोपाल आए, ये जरूरी नहीं है। मैं अपने इन्वेस्टर मित्रों को या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ये कह रहा हूं, आपके पास अगर कोई निवेश के क्षेत्र में समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए इन्वेस्ट MP गांव इन पोर्टल पर हाउ कैन आई हेल्प यू की विंडो खोली जा रही है। आप अपनी समस्या का उल्लेख करें, उसके बाद मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और जब तक संतोषजनक समाधान नहीं होगा हम फॉलो अप करते रहेंगे। और महीने में एक दिन मैं खुद भी जो समस्या आई उनकी समाधान हुआ कि नहीं हुआ उसकी समीक्षा करूंगा। मैं समझता हूं ये निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती भी है। पूरी दुनिया के अंदर भारत के सनातन हिंदू धर्म, वेद और भारत के दर्शन से दुनिया को अवगत कराने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और मेरे लिए सुखद अनुभूति का अवसर है, इस अवसर पर इस पुनीत धाम में और गुरेश्वर बाबा की इस पावन धाम में मुझे आप सबके साथ इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी सदस्यों को, खासतौर पर बाबा शंभुराम जी को और उनके सभी भक्तों, अनुयायियों और इस परंपरा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को मैं सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सर्वेश्वरी समूह ने मुझे और गोरेश्वर बाबा राम की इस पवित्र साधना स्थली के साथ जुड़ने और इस पवित्र आयोजन के साथ मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर दिया है। साथियों, अलग अलग कालखंड में किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकताएं बदलती है, उसके लक्ष्य बदलते हैं। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स of India's journey. The next 25 years are important for building the nation. Yuva Shakti's dreams decide India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's path. To harness the Yuva Shakti
We need to be young with our thoughts, with our efforts. To be young is to be dynamic in our efforts. To be young is to be panoramic in our perspective. To be young is to be pragmatic. दोनों सरकारों ने मिलकर के, ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के जहां इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं अगर यहां पर धर्मार्थ संस्थाएं इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ती हैं तो यह इस कार्यक्रम को एक नई गति और एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा ही। और मेरा मानना है कि अब तक उपचार करने के लिए लोग दुनिया में जाते थे। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि भारत ने कुछ मॉडल दिए दुनिया को। अभी चीन के अंदर कोरोना की कहर आपने देखी होगी। चौथी पांचवी कौन सी कहर है चीन में कुछ पता नहीं लगता, लेकिन क्या खराब स्थिति थी। लेकिन भारत के अंदर कोरोना पूरी तरह नियंत्रित है। चीन की वैक्सीन फेल हो गई, भारत की वैक्सीन एक नहीं दो वैक्सीन का लोहा दुनिया मान रही है। और यही नहीं, दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबसे कम मृत्यु दर अगर किसी देश में रही है और उसे सबसे अच्छे मॉडल किसी ने दिए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को दिए हैं। यह भारत की ताकत है। हम इससे पहले सुनते थे कि उपचार कराने के लिए लोगों को दुनिया के अंदर, दुनिया के बड़े देशों में, विकसित देशों में जाना पड़ रहा है। लेकिन आयुष पद्धति भारत को हेल्थ टूरिज्म का एक नया हब बनाने की सामर्थ्य रखता है। और इस हेल्थ टूरिज्म के इस नए केंद्र के रूप में आयुष पद्धति अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए हम सबको तैयार होना होगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि जहां स्वस्थ शरीर होगा वहीं स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और जहां स्वस्थ मस्तिष्क होगा वहीं पर हम एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र को आगे करने में सफल हो सकते हैं। और ये एक शुरुआत है। निश्चित ही इसमें सफलता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त होगी। Friends, if the world looks to us for solutions, it is because of the dedication of our Amrit generation. आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है कि हम इसे टॉप 3 में लेकर के जाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। आज हम कृषि के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। इसमें युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, नई ऊंचाइयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये भारत के युवाओं के सामर्थ्य के कारण ही संभव हो पा रहा है। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आज
आप इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं। कल आप इसकी ताकत से फ्यूचर लीडर बनेंगे। मातृशक्ति के प्रति कितने अनुपम विचार उनके हैं कि मातृशक्ति की कोई जाति नहीं होती और साक्षात देवी स्वरूप है। जिस समाज में और जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव हो, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन को ही वे प्रकृति का वास्तविक रूप मानते हैं और उससे अलग कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और यह पवित्र परंपरा आज उसी का प्रतिनिधित्व कर रही है। आयुष का यह बड़ा सेंटर, मैंने अभी इस आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के इस बड़े केंद्र को मैंने बाबा शंभुराम जी के साथ जाकर के अवलोकन किया है। उद्घाटन के बाद मैंने देखा है, एक तरफ आयुष से जुड़ी हुई विभिन्न विधाओं की उपचार की सुविधा है, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, वहीं पंचकर्म और अन्य जो भी आयुर्वेद की वे पद्धतियां हैं, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं, उन सबको समावेश करके यहां पर आयुष के एक अच्छे केंद्र के रूप में मां गंगा के तट पर इस स्थापित करके लोगों को आरोग्यता प्रदान करने का भी एक माध्यम आज यहां पर सर्वेश्वर समूह ने यहां पर अग्रेसर भगवान राम के इस पावन स्थली पर काशीवासियों के लिए और यहां पर आने वाले सभी नागरिकों के लिए प्रदान किया है। मैं इसके लिए यहां पर इस पूरी परंपरा से जुड़े हुए, खासतौर पर सर्वेश्वरी समूह से जुड़े हुए उन सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आयुष की इस परंपरा को यहां पर एक नया स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। कर्नाटका की इस धरती ने खुद ऐसी कितनी ही महान विभूतियां दी है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। बेहद कम उम्र में असाधारण काम किए। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा देश की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। रानी चेन्नम्मा की ही सेना में उनकी साथी संगोली रायण्णा, ऐसे वीर योद्धा भी, जिनके शौर्य ने ब्रिटिश सेना का हौसला तोड़ दिया था। इसी धरती के नारायण महादेव डोनी मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे। युवा की जीवटता क्या होती है, उसके हौसले कैसे मौत को भी मात दे सकते हैं, ये कर्नाटका के सपूत लांस नायक हनुमंथप्पा खोप्पड़ ने सियाचिन के पहाड़ों में दिखा दिया था। -55 डिग्री तापमान में भी वो 6 दिन तक मौत से मुकाबला करते रहे थे और वहां से जिंदा निकल करके आए थे।
ये सामर्थ्य केवल शौर्य तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, श्री विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में अपना लोहा मनवाकर ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत, अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। फ्रेंड्स, दिस इज a special time in history. You are a special generation. You have a special mission. This is the mission of making an impact for India on the global scene. For every mission, a foundation is needed. Whether it is economy or education, sports or startups, skill development or digitalization, in every domain, a strong foundation has been laid in the last 8-9 years. The runway is ready. The runway is ready for your takeoff. Today, there is a great optimism in the world towards India and its youth. This optimism is about you. This optimism is because of you. And this optimism is for you. Today, there are global voices saying this century is India's century. It is your century. The century of India's youth. There are global surveys saying majority of the big investors want to invest in India. These investors want to invest in you, India's youth. Indian startups are getting record investments. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism, defense to digital, India is making headlines across the world. So, this is a historic time when optimism and opportunity are coming together. साथियों, आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये दो संदेश हैं इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा।
मेरे युवा साथियों, आपको स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रखनी है। इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है। देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया। कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है। इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। साथियों, हमें 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है और इसलिए ये जरूरी है कि हम वर्तमान से 10 कदम आगे की सोचें। हमारी सोच फ्यूचरिस्टिक हो, हमारी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक हो। ये जरूरी है कि युवा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप पॉजिटिव डिसरप्शन करें, विश्व के आधुनिक देशों से भी आगे चले। अगर हम याद करें, आज से 10-20 वर्ष पूर्व ऐसी कितनी ही चीजें अस्तित्व में भी नहीं थी जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में संभवतः ये दशक खत्म होने से पहले पहले हमारी दुनिया एकदम बदलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AR, VR जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक नए स्वरूप में इवॉल्व हो चुकी होंगी। डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे शब्द कहीं ज्यादा गहराई से हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ चुके होंगे। हमारी शिक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक, हेल्थ केयर से लेकर कम्युनिकेशन तक, सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए एक नए अवतार में दिखने वाला है। आज जिन कामों का अस्तित्व भी नहीं है, आने वाले समय में वो युवाओं के लिए मेन स्ट्रीम प्रोफेशन होने की संभावनाएं हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे युवा फ्यूचर स्किल्स के लिए खुद को तैयार करें। दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है, हमें उससे खुद को जोड़ना होगा। जो काम कोई नहीं कर रहा है, हमें
उन्हें भी करना होगा। नई पीढ़ी को इस माइंडसेट से तैयार करने के लिए देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा है। आज स्कूल से ही इनोवेटिव और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पर फोकस है। युवाओं के पास आज चॉइस के हिसाब से आगे बढ़ने की आजादी है। ये बुनियाद भविष्य के भारत का निर्माण करने वाले फ्यूचर रेडी युवाओं को तैयार करेगी। अकेले मैं नहीं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी विजनरी लीडरशिप और सदैव उनका साथ, हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों का सहयोग जब जब जरूरत पड़ी, चाहे नरेंद्र जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे फग्गन सिंह जी हो, चाहे वीरेंद्र कुमार जी हो, हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले। और मेरे मंत्री साथी बैठे हैं, इस सफलता में बराबर के भागीदार राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य भी हैं, अधिकारी कर्मचारियों की टीम भी है। और ये सफलता साझी होती है। मैं सारी टीम को बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, अब विदाई की बेला है। विदाई की बेला में एक बार फिर स्वागत। लेकिन विदाई का मतलब परमानेंट विदाई नहीं है। जिनने इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट दिए हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जिनने नहीं दिया उनके भी पकड़ेंगे हम। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि या तो उंगली पकड़ता नहीं है और पकड़ ली तो फिर आसानी से छोड़ता नहीं है। हमने आपको प्रेम के बंधन में बांधा है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता। इंदौर में ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उतर आई हो, सारी दुनिया सिमट गई हो। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अलग भाषा, अलग वेश, अलग रंग, लेकिन सब मिलके एक हो गए। इंदौर का रंग ही अलग जम गया। और जिस आत्मीयता से, जिस प्रेम से दुनिया के 84 देशों के लोग मिले, वो अद्भुत है। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब एक परिवार हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 पार्टनर कंट्री में उनको धन्यवाद देता हूं। जापान, कनाडा, नीदरलैंड, गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सूरीनाम, पनामा, फिजी, सबने अपने स्टॉल भी लगाए। 35 देशों के या तो एम्बेसडर या काउंसलेट जनरल या डिप्टी चीफ ऑफ मिशन उपस्थित रहे। 84 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। 447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स और 401 इंटरनेशनल बायर्स शामिल हुए। अभी बायर सेलर मीट के समय में चला गया तो ऐसी भीड़, ऐसे प्रेम से बैठे थे लोग, आपस में चर्चा कर रहे थे। इसने केवल हमसे नहीं जोड़ा, बायर सेलर को भी आपस में जोड़ दिया। लगभग 5000 से ज्यादा डेलीगेट आए। मुझे बताया कि जो एग्जीबिशन लगी 7000 से ज्यादा लोगों ने देखी। और सचिन जी यहां बैठे, G20 भी सारे के सारे 20 देश आए। G20 के बिजनेस डेलीगेट्स ने भाग लिया एग्जीबिशन में। आप जरूर, जिनने नहीं देखा हो जरूर देख के जाना, अद्भुत है दोनों एग्जीबिशन, डिजिटल भी और मध्य प्रदेश पे आश्रित भी। 2600 से ज्यादा B2B मीटिंग हुई, 200 से ज्यादा B2G मीटिंग हुई, जिसमें 5000 से अधिक व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अलग अलग
हमारे सेक्टोरियल सेशंस 20 क्षेत्रों पे हुए। आपने किसी न किसी में भाग लिया होगा। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1-to-1 मीटिंग, और जो सेक्टोरियल सेशंस है उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, कई 20 हुए, आपने कहीं ने भाग किया होगा। और इंदौर अद्भुत है। मैं सचमुच में कहता हूं, इंदौर से मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर प्रारंभ हो रहा है। एक अद्भुत वातावरण है, विश्वास का वातावरण, निवेश की आइडियल डेस्टिनेशन अब मध्य प्रदेश है। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था, मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है और मध्य प्रदेश सजग है। अजब इसलिए कि 18 साल में हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है, गड्ढे वाली सड़कों से लेकर शानदार हाईवेज तक और गंदगी के ढेर से स्वच्छता के शिखर तक का सफर। मैं प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, इंदौर वासियों को बधाई देता हूं। इंदौर भी क्या है भैया, सचमुच में अद्भुत। बीमारू से हम मध्य प्रदेश अब अग्रणी राज्यों में, जैसे आपको बताया 19% से ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी। गजब इसलिए है कि संसाधन से संपन्न है, लेकिन शांति के टापू हैं, अध्यात्म का केंद्र है, पर्यटन में बेजोड़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इनोवेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में आगे चलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पीएम साहब ने कहा गजब है। और सजग इसलिए हैं कि हमने अपनी कोर क्षमताओं को ही अपनी शक्ति बनाया। चाहे एग्रीकल्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, लॉजिस्टिक्स हो या आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये मध्य प्रदेश की असली ताकत है। और इन सब में हम देश में अब अग्रणी हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार और एक सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस टीम के भरोसे कि विकास को निर्णायक गति दे के ही रहेंगे, जिसमें निवेश शामिल है। मैं मध्य प्रदेश के सीईओ के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके निवेश की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। टीम मध्य प्रदेश हर हालत में आपके साथ खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। हम आपको ऐसा वातावरण देंगे कि आप खुद आगे भी निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मेरी 7 सूत्रीय रणनीति, नंबर 1 संवाद लगातार, और नहीं तो इन्वेस्टर समिट में बुला लिया, बाद में फिर टाइम मांगा तो दिया ही नहीं। हम लगातार हमारी टीम लगातार संवाद में रहेगी। दूसरा सहयोग, हर परिस्थिति में आपको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग। तीसरी सुविधा, नीति के अनुसार हर सुविधा देंगे। चौथा स्वीकृतियां, बिना चक्कर लगाए निश्चित समय सीमा में आपको सारे क्लियरेंसेज मिल जाए। 5वां सेतु, उद्योगों के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन जिसका मैं जिक्र करूंगा। 6वां सिंगल विंडो सिस्टम, सरलता। सिंगल विंडो मतलब रियल सिंगल विंडो नहीं, कई बार सिंगल विंडो भी 7वीं 8वीं विंडो बन जाती है। और इसके बाद समन्वय, नहीं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यहां से आगे निकला तो वहां अटक गया। लेकिन समन्वय विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न एजेंसीज के बीच, यह हमारी रणनीति है। इस पर हम अमल करते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।